तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का। लेक्चर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर कर दें। लास्ट क्लास में बच्चे मैंने आपको बेसिक बताया था कि सेल का क्या मतलब होता है। हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि कितने तरीके की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होती हैं। उसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में भी बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें जो है हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। आई होप आपको वो लेक्चर समझ आया होगा। बच्चे जब भी आप लेक्चर देखते हो ना, कमेंट में बता दिया करो कि समझ आ रहा है। देखो मैं फिर से बोलूंगी, अभी क्लास शुरू ही हुई है, मैं फिर से बोलूंगी, जो आप जेनेटिक्स शुरू करोगे, जैसे आप बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, तो आपको थोड़ी टिपिकल जेनेटिक्स लगेगी क्योंकि इसमें आपको टर्म्स देखने को मिलेंगी, वैसी टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपको लगेगा यार पहली ही क्लास में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ आएगा, मैं बार बार रिपीट करके आपको समझाऊंगी, मैं डरा नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें पहले ही अवेयर करवा रही हूँ, पहले ही मैं तुम्हें अवगत करवा रही हूँ कि क्लास को अटेंटिवली सुनना है बच्चे, ठीक है। और चीज़ें बार बार देखो, चीज़ें बार बार देखो, और जैसे ही मैं पढ़ाती हूँ वैसे ही उसको रिपीट, वैसे ही पीडीएफ जैसे मैं प्रोवाइड करूंगी वैसे ही उसको पढ़ लिया करो ताकि वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में छप जाए, ठीक है। जेनेटिक्स के लिए तो तुम्हारे रिवीजन भी बहुत लगेंगे जेनेटिक्स में, क्योंकि इतनी टर्मिनोलॉजी है, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलो बिना किसी बातों के अब शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हम कवर कर चुके थे। आज से बच्चे हम शुरू करने वाले हैं, 1 सेकेंड, आज से हम शुरू करने वाले हैं आज से हम शुरू करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में कि सेल साइकिल का क्या मतलब होता है। सेल साइकिल का क्या मतलब होता है, आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है। मतलब जो मैं आपको सीक्वेंस में करवा रही हूँ वो आपका, मैं आपको सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले टॉपिक आ जाता है हमारा सेल साइकिल, जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया है कि सेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो सेल का मतलब क्या होता, सेल साइकिल का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बोला था कि सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, ठीक है। अब सेल साइकिल में देखो बच्चे क्या क्या चीजें होती हैं, सेल साइकिल में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। अब देखो सेल बनने से लेके सेल फॉर्मेशन, मतलब कोशिका बनने से लेके कोशिका के टूटने तक का, कोशिका के टूटने तक के प्रोसेस को कहा जाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब होता है सेल फॉर्मेशन से लेके सेल डिवीजन तक के टाइम पीरियड को एक सेल साइकिल कहा जाता है। कोशिका के बनने से लेके कोशिका के विभाजन तक की अवधि को सेल साइकिल कहा जाता है। अब देखो सेल साइकिल में पता क्या है, पहले मैं स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगी, तुम बस पेशेंस रखना, आगे मैं आप तुम लोगों को रिपीट करूंगी बार बार, और आगे तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्यों ये चीज बोलने की कोशिश कर रही थी। आपने अगर मेरी हॉर्टिकल्चर की भी क्लासेस लगाई होगी तो स्टार्टिंग में हम बेस फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है, पेशेंस जरूरी है, पेशेंस रखना है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला सेल साइकिल का मतलब होता है सेल फॉर्मेशन से लेके सेल डिवीजन तक का टाइम पीरियड, कोशिका को बनने से लेके कोशिका के विभाजन तक की अवधि को क्या बोला जाता है, सेल साइकिल बोला जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर हो गई कि सेल साइकिल का क्या मतलब होता है। अब देखो, अब आगे अगर हम बात करें बेटा, आगे अगर हम बात करें तो आगे देखो क्या चीजें होंगी। अब आगे देखो क्या आएगा। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था, इस तरीके से सेल होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि इस तरीके से सेल होती है, ठीक है, इस तरीके से सेल होती है और उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियस के अंदर होता था आपका क्रोमैटिन।
ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन पाई जाती है। अब सेल साइकिल में बेटा हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? सबसे पहले अंदर की बात करते हैं, सबसे पहले अंदर की बात करते हैं, ठीक है, अंदर से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे सेल साइकिल में कि सेल बन कैसे रहा है, मतलब डीएनए सिंथेसिस कैसे हो रही है। दूसरी चीज हम सेल साइकिल में देखेंगे न्यूक्लियर डिवीजन। अब डीएनए है, देखो रुक जाओ, मैंने आपको बोला सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्रोमैटिन बताई थी आपको, ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी थी। अब थोड़ा पेशेंस रखना, मैं चीजों पे आ रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। अब देखो अंदर से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए में होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले सेल साइकिल में डीएनए सिंथेसिस होती है, उसके बाद इसके बाहर आ जाओ, उसके बाद इसके बाहर आ जाओ, उसके बाद आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद होता है न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद होता है न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है बेटा साइटोप्लाज्म। तो उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन, उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन उसके बाद होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक सेल साइकिल में आ जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें एक सेल साइकिल में आ जाएंगी। अभी तक मैं आपको सेल साइकिल का मतलब ही समझा रही हूं। मैंने आपको बोला सेल साइकिल का मतलब होता है कि कोशिका बनने से लेके कोशिका के विभाजन तक की अवधि सेल साइकिल कहलाती है, कोशिका चक्र कहलाती है। तो उसमें मैंने आपको बोला जिस तरीके से ये आपका सेल होता है, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन्स पाई जाती हैं, जो क्रोमैटिन है वो आगे चल के डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो ये क्रोमोसोम होते हैं, सबसे पहले डीएनए सिंथेसिस होती है, उसके बाद डीएनए क्या होता है वो कंप्लीट हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, बस वही बोली मैं, पेशेंस रखना, धीरे धीरे चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अब आप नए हो तो आपको सारी चीजें एकदम नई लगेगी, तो डरना नहीं है इस बात से, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले डीएनए सिंथेसिस होगी, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस होगी, डीएनए सिंथेसिस के बाद न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आपका ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जो भी बच्चा अगर ये पहली क्लास लगा रहा है तो बच्चे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने अगर ये तुम लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले लेक्चर 1 लगाना, क्योंकि लेक्चर 1 में मैं आपको कंप्लीट बेसिक चीजें बता चुकी हूं, ठीक है। देखो अब क्या है, अब देखो ये बात तो हमने कर ली, द पीरियड इन विच वन साइकिल ऑफ सेल डिवीजन, एक पूरा साइकिल हो रहा है, सेल फॉर्मेशन से लेके सेल डिवीजन तक के पीरियड को सेल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। जिस अवधि में कोशिका विभाजन का एक पूरा चक्र होता है उसको कोशिका चक्र कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है बच्चे? उसको कोशिका चक्र कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब देखो कोशिका चक्र में हम 3 चीजें आगे पढ़ते हैं, कोशिका चक्र में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। पहला आता है इंटरफेस, दूसरा आ जाता है माइटोसिस, माइटोसिस नहीं होगा यहाँ पे, एम फेज होगा, एम फेज होगा, जिसमें 2 चीजें आती हैं, जिसमें 2 चीजें आती है, एक आता है माइटोसिस और दूसरा आ जाता है मियोसिस, दूसरा आ जाता है मियोसिस, एक आता है माइटोसिस और दूसरा आ जाता है मियोसिस। ये दोनों चीजें क्या है वो हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी तक चीजें समझ आ रही होंगी, आई होप आपको अभी तक चीजें सारी समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब तीसरी टर्म आ जाती है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का टूटना। इंटरफेज में देखो बच्चे क्या होता है, जब डीएनए सिंथेसिस होती है या सेल फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है इंटरफेस, उसको बोला जाता है इंटरफेस, उसको बोला जाता है इंटरफेस। और न्यूक्लियर डिवीजन जो हम बोल रहे हैं वो एम फेज के अंतर्गत आता है, एम फेज के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले हम माइटोसिस की बात करेंगे, तो इस फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है, इस फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। अब साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला, यही तो बच्चे मैं बोल रही हूं आपको कि सेल साइकिल में 3 चीजें आती हैं, इंटरफेज आता है, अंतर्विभाजी अवस्था आती है, माइटोसिस, समसूत्री
सूत्री विभाजन आता है, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस आता है, कोशिका द्रव्य विभाजन इसमें आता है, ठीक है। सेल साइकिल में ये तीनों चीजें आती हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ सेल साइकिल में सेल बनने से लेके सेल डिवीजन तक का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो सेल जब बनता है वो इंटरफेज में बनता है, और न्यूक्लियर डिवीजन को एम फेज कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटोप्लाज्म डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। बच्चे आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें, डरना नहीं है। देखो मैं ये अश्योर करती हूँ जो मेडिकल वाले बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, वो रिलेट कर पा रहे होंगे, और नॉन मेड वालों बच्चे के तो तोते उड़ गए होंगे कि क्या डीएनए, क्या ये क्या इंटरफेस। देखो देखो तुमने सुनना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी बच्चे। इंटरफेज, माइटोटिक फेज, साइटोकाइनेसिस, ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। माइंडसेट इस तरीके से बनाओ, जेनेटिक्स में आपको बायोलॉजी की बहुत ज्यादा टर्म्स आएंगी, जेनेटिक्स में आपको बायोलॉजी की बहुत ज्यादा टर्म आएंगी, तो पहले से ऐसे हताश निराश ये नहीं होना है, ठीक है। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें समझ आए, मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें समझ आए, तुम्हें बस अटेंटिवली क्लासेस सुनिए। लेक्चर 1 में भी मैं ये चीज बार बार बोल रही थी, क्योंकि मुझे पता कि मेरे भी जैसे मैं तो खुद बायोलॉजी बैकग्राउंड की हूँ, बट मेरे कुछ जैसे नॉन मेडिकल के ये थे फ्रेंड्स थे, तो उनको बड़ी दिक्कत आती थी जेनेटिक्स में। उनको ऐसे तो था यार क्या तुम इतनी टर्म्स होती है, याद ही नहीं होता है, हमें ये नहीं होता है, ठीक है। वैसे नहीं सोचना है, ठीक है, वैसे नहीं सोचना है। तो हमारा पहला टॉपिक है सेल साइकिल के बारे में। सेल के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब सेल साइकिल, तब से मैं एक ही लाइन तो रिपीट कर रही हूं कि सेल साइकिल का क्या मतलब होता है। सेल बनने से लेके डीएनए सिंथेसिस होगी, सेल बनने से लेके डिवीजन तक के प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। ये 3 फेजेस में होता है, इंटरफेज, माइटोटिक फेज और साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज, माइटोटिक फेज और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस पढ़ने वाले हैं हम बच्चे आज, तो इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि फिर हम मियोसिस भी पढ़ेंगे। अगर आपको माइटोसिस समझ आ जाता है तो तुम लोगों को मियोसिस भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अच्छे से क्लासेस लगानी है, ठीक है। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब देखो, अब ये सारी चीज हमने पढ़ ली, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले फेज पे आ जाते हैं बेटा, सबसे पहले फेज पे आ जाते हैं जो कि है इंटरफेज, जो कि है इंटरफेज। इंटरफेज को सबसे लंबा फेज माना जाता है। इंटरफेज सबसे लंबा फेज होता है सेल साइकिल का। कोशिका चक्र का सबसे लंबा फेज इंटरफेज को बोला जाता है, ठीक है। कोशिका चक्र का सबसे लंबा फेज इंटरफेज होता है। अब इंटरफेज में भी बच्चे अलग अलग टाइप आ जाते हैं, इंटरफेज में भी अलग अलग टाइप आते हैं। पहले यहां पे अब ध्यान से सुनो, पहले अब तुम लोग ध्यान से सुनो यहां पे, ठीक है। यहां पे तुम लोगों को ध्यान से सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है, ध्यान से सुननी है, तभी जाके आगे समझ आएगा। देखो अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, अगर तुम लोग अभी से ही अच्छे से पढ़ोगे ना, आगे बेटा ये रिलेटेड है चीजें, आगे सारी चीजें रिलेटेड है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, यहाँ से पढ़ना है। तुमको ये करना है कि यार मुझे जेनेटिक्स अच्छे से पढ़नी है यार। कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे, मैंने एग्जाम्पल दिया नॉन मेड के, कि डरते हैं जेनेटिक्स से। कुछ दोस्त मेरे ऐसे कि वो अभी पीएचडी भी जेनेटिक्स में कर रहे हैं। इंटरेस्ट पे होता है यार, सारी चीजें इंटरेस्ट पे होती है, ठीक है। चलो अब हम इंटरफेज की बेटा बात कर रहे थे, ठीक है, हम इंटरफेज की बात कर रहे थे। इंटरफेज को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। मैंने बोला कि सेल साइकिल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज, एम फेज और साइटोकाइनेसिस। अब हम इंटरफेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे लंबा फेज होता है माइटोसिस का, जो कि सबसे सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज होता है। माइटोसिस का नहीं, सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज होता है। अब इसको भी 3 पार्ट में बच्चे डिवाइड किया गया है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट आ जाता है जीवन फेज, जीवन अंतराल। जीवन फेज बोला जाता है, जीवन का मतलब होता है गैप 1, जीवन का मतलब होता है गैप 1 फेज या गैप 1 अंतराल, ठीक है। और जो दूसरा फेज होता है बच्चे, वो होता है एस फेज, वो होता है एस फेज। एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, एस फेज का मतलब होता है बेटा सिंथेसिस फेज, ठीक है। ओके, अब
तीसरा जो फेज है वो आता है बेटा G2 फेज। तीसरा जो फेज है वो आता है G2 फेज, जिसका मतलब होता है गैप 2 फेज, जिसका मतलब होता है गैप 2 फेज। तो मैंने आपको बोला इंटरफेज में हमने 3 फेजेस के बारे में जाना, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब इन फेजेस में क्या क्या चीजें होती हैं ये हमें जानना है। देखो मैं फिर से बोलूंगी बच्चे, हॉर्टिकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रिलेट कर पाते हो। अब देखो, अब बच्चे ऐसे होंगे मतलब अब बच्चे बोलेंगे अभी 15-20 मिनट हो गए बट अभी हमें पता ही नहीं चला कि होने क्या वाला है। तो जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, जेनेटिक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अब अभी मैं तुम्हारा बेस बना रही हूं, आगे तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ये सारी चीजें क्यों बताई, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो G1 फेज, जीवन में देखो क्या होगा बेटा, जीवन में बेटा 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब आरएनए क्या होता है ये आगे हम जानेंगे, अभी बस तुम ये याद रखो आरएनए जेनेटिक मटेरियल, जैसे डीएनए होता है ना वैसे ही आरएनए भी होता है, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जीवन फेज में बच्चे आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और जीवन फेज में सेल मैक्सिमम ग्रो करता है, सेल में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। सेल में मैक्सिमम ग्रोथ किस फेज के टाइम पे होती है? जीवन फेज के टाइम पे। अभी सुन लो, अभी सुन लेना, फिर मैं बाद में इन चीजों को फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये जीवन G2 क्या हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। अभी मैं बता रही हूं, अभी मैं मुद्दे की बात पे आ रही हूं, तो अभी ये सुन लो। जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, इंटरफेज में क्या हो रहा है? सेल फॉर्मेशन हो रहा है। इंटरफेज में सेल फॉर्मेशन पहले हो रहा है, सेल फॉर्म होगी उसके बाद ही तो डिवीजन होगा, ठीक है। ये हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको बोला इंटरफेज, जिसमें हम इंटरफेज के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले फेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरफेज में मैंने आपको बोला इंटरफेज को सेल फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है, ओके। और इंटरफेज में 3 चीजें आ जाती है, G1 फेज आ जाता है, S फेज आ जाता है और G2 फेज आ जाता है, ठीक है। जीवन में मैंने बोला आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और इसके साथ साथ मैंने बोला सेल मैक्सिमम ग्रो इस फेज में हो रहा है, सेल मैक्सिमम ग्रो इस फेज में हो रहा है, ठीक है। अब देखो एस फेज के टाइम पे क्या होता है? एस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है क्योंकि इस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, इस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इतनी चीज अभी ध्यान में रखो। अभी आते हैं आराम से, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो अब G2 फेज में क्या होगा? G2 फेज में भी बेटा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब आप बोलोगे यार जीवन में भी तो यही चीज हो रही थी, अब आप बोलोगे जीवन में भी तो यही चीज हो रही थी। अभी आएंगे धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। और G2 में एक्चुअली क्या हो रहा है? सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। एक्चुअल में सेल डिवीजन की प्रेपरेशन होती है, एक्चुअल में हो रही है, सचमुच में इस टाइम पे क्या हो रहा है? सेल डिवीजन के लिए सेल तैयार हो रही है। देखो अब मैंने बोला इंटरफेज में होती है 3 चीजें, G1 और S और G2। हमारा इंटरफेज में कंप्लीटली पहले सेल फॉर्मेशन हो रहा है, तो सेल फॉर्मेशन को इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में मैंने बोला आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस इस फेज में होती है। अब देखो डीएनए सिंथेसिस का मतलब हुआ डीएनए रेप्लिकेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि अपनी कॉपी बनाना, डीएनए यहाँ पे अपनी कॉपी बनाता है, ये याद रखो। अब देखो जो आरएनए और प्रोटीन जीवन फेज में बनता है वो रेप्लिकेशन के काम आता है। डीएनए रेप्लिकेशन, आगे जो आखिरी टॉपिक है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पे मैं आपको बताऊंगी डीएनए रेप्लिकेशन जब होती है तो उसमें आरएनए प्राइमर का भी रोल होता है, आरएनए प्राइमर का भी रोल होता है। अभी तुम बस नाम याद रखो, बाकी चीजें धीरे धीरे तुम्हें आ जाएंगी। एक ही क्लास में मैं तुम्हें सारी डिटेल नहीं बता सकती हूँ, एक ही क्लास में मैं
मैं तुम्हें सारी चीजें नहीं बता सकती हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे तुमने ये याद रखना है कि जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। किस लिए हो रही है? फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। जो एस फेज में डीएनए बनता है, जो एस फेज में डीएनए बनता है, उस डीएनए को बनने के लिए ये प्रोटीन और आरएनए हेल्प करती हैं। तो जीवन फेज पहले होता है, फिर एस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है। जीवन फेज में मैं आपको पहला पॉइंट ये बता रही हूं कि आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस इस डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि सेल अपने आप को सबसे ज्यादा ग्रो इस फेज में करता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। एस फेज में आपको बता चुकी कि इस फेज में डीएनए बनता है, डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होती है। आपको जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि किस फेज में, कौन सा ऐसा फेज है सेल साइकिल का जिसमें डीएनए सिंथेसिस होती है, तो वो एस फेज है। एस फेज में डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चे G2 फेज। उसके बाद आ जाता है G2 फेज। G2 फेज में भी आरएनए और प्रोटीन बनता है। अब आप लोगों को बोलोगे यहां पे भी सेम हो रहा था, वहां पे भी सेम हो रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने बोल दिया कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ये तो मैंने बोल दिया कि डीएनए की कॉपी बनाने में हेल्प कर रहा है ये वाला आरएनए और प्रोटीन। तो इस वाले आरएनए और प्रोटीन का क्या मतलब है? तो इसका भी फंक्शन है। ये ऐसे ही नहीं बन रहा है बॉडी में, ये ऐसे ही नहीं बन रहा है सेल में, इसका भी एक प्रॉपर फंक्शनिंग है। इसका फंक्शनिंग है, ये जो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस G2 फेज में हो रही है, ये क्या करता है? ये स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। अब आगे हम डिवीजन में पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर का क्या मतलब होता है, वहां पे मैं तुम्हें लोगों को अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, वहां पे मैं तुम्हें ये भी याद करवाऊंगी कि मैंने तुम्हें ये बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को इतनी चीजें याद रखनी है कि जो गैप 2 फेज है उसमें प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होता है, वो सिंथेसिस स्पिंडल फाइबर के लिए हो रहा है। आगे चल के स्पिंडल फाइबर बनते हैं एक सेल में, तो उन स्पिंडल फाइबर को बनाने के काम ये आरएनए और डीएनए इनको बनाने के काम में आता है। स्पिंडल फाइबर को बनाने के काम में आपका आरएनए और प्रोटीन काम आता है आगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्चुअली यहां पे एक्चुअली सेल तैयार होता है कि अब मैं डिवीजन के लिए तैयार हूं, अब मैं सेल फॉर्मेशन अच्छे से हो चुका है, सेल साइकिल का पहला काम हो गया है, सेल फॉर्मेशन अच्छे से हो गया है G2 में, अब मैं तैयार हूं डिवाइड होने के लिए। तो एक्चुअली सेल डिवीजन के लिए तैयार G2 फेज में होता है। एक्चुअली सेल डिवीजन के लिए G2 फेज में तैयार होता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अभी ये चीजें आगे बेटा रिलेट करेंगी तो तुम लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। जितनी मैं चीजें पढ़ा रही हूं उतनी चीजों को अच्छे से समझिए, बाकी चीजें जो है, बाकी चीजें आपको आगे समझ आ जाएंगी। एक मिनट, चलो अब देखो, अब ये बात कर ली हमने इंटरफेस की, सबसे पहले फेज की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे डायग्राम देखो और पक्का हो जाएगा। अब देखो यहां पे आपको ये पूरा सेल साइकिल बताया गया है, जिसमें मैंने आपको बोला जीवन फेज होगा। यहां देखो ये जीवन फेज है इतना, ठीक है। यहां पे आपका एस फेज शुरू हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपका G2 फेज है, ठीक है। ये पूरा इंटरफेज है, देखो यहां से लेके यहां तक आपका इंटरफेज चल रहा है। और उसके बाद आपका यहां पे M फेज शुरू हो गया है, M फेज से डिवीजन हो गया। देखो M ने आगे डिवाइड कर दिया है। M फेज में मैं क्या बोलती थी, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, नाभिक का डिवीजन होता है। उसके बाद फिर आगे थर्ड फेज आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो यहां पे मैंने क्या बोला, इस साइकिल में मैंने क्या बोला आपको, मैंने सबसे पहले आपको इंटरफेज के बारे में बताया। कि सबसे पहले आपका ये जीवन फेज होता है, सबसे पहले जीवन फेज होगा जिसमें सेल ग्रो करेगा,
होएगा और जिसमें ग्रो तो कर रहा है, इसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है और आरएनए सिंथेसिस भी हो रही है। उसके बाद मैंने बोला जो सेल का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे देखो आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रही है, डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है एस फेज के टाइम पे। एस फेज के बाद मैंने बोला सेल एक्चुअली डिवाइड, सेल एक्चुअली प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए G2 फेज में। G2 फेज में सेल एक्चुअली डिवाइड हो रहा है, एक्चुअली खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, और उसके बाद आपका माइटोटिक फेज होगा। यही चीजें तो मैंने आपको बताई, G1 S और G2 फेज तो बताए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे डायग्राम में आपको एक और चीज दिख रही होगी, ये R पॉइंट। ये R पॉइंट क्या है? अब ये R पॉइंट का लोचा क्या है ये समझते हैं क्या है, ठीक है। R पॉइंट का मतलब होता है बेटा रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। R पॉइंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या है? अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जीवन के टाइम पे सेल ग्रो हो रहा था, जीवन के टाइम पे सेल ग्रो हो रहा था। अब कुछ ऐसी भी सेल होंगी जो जीवन में कंप्लीटली ग्रो नहीं हो पाएंगी। ऐसी सेल जो कंप्लीटली ग्रो नहीं हो पाती हैं वो बोलती हैं, वो क्या बोलती है, सुनो वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि मैं अभी आगे सिंथेसिस के लिए रेडी नहीं हूं, मैं आगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रेडी नहीं हूं, तो मुझे यहीं पे आर स्टेज पे ही रहने दो। जो सेल कंप्लीटली ग्रो हो जाती हैं वही सेल आगे एस फेज में जाती हैं। जो सेल कंप्लीटली ग्रो हो जाती हैं वही आगे एस फेज में जाती हैं। जो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती वो बोलते हैं कि यार अभी हमें अच्छे से ग्रो होने दो, अभी हमें अच्छे से ग्रो होने दो, हमारा अभी डिवीजन का टाइम नहीं आया है, तो हम आर में रहेंगे, हम आर पॉइंट पे रहेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पे रहेंगे, जिसको बच्चे जी नॉट फेज भी कहा जाता है, जिसको जी नॉट फेज भी कहा जाता है, जिसको क्विसेंस स्टेज भी कहा जाता है, क्विसेंस स्टेज या क्विसेंस फेज भी कहा जाता है। आई होप आपको जी नॉट और रिस्ट्रिक्शन पॉइंट वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। जीवन की बात हम अच्छे से कर चुके थे, हम एस फेज की बात अच्छे से कर चुके थे, हम G2 की बात अच्छे से कर चुके थे। हमने आर पॉइंट को नहीं बोला था, मैंने आपको आर पॉइंट नहीं बताया। आर पॉइंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट यहां पे जो सेल अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती या नॉन डिवाइडिंग सेल इस पॉइंट पे प्लेस होती हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल जो आपका रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है या G0 फेज है, इसमें स्टे करती हैं, इसमें वो रहती हैं, ठीक है। आई होप बच्चे आपको इंटरफेस समझ आ गया होगा। अभी तक हमारा सिर्फ इंटरफेस हुआ है, जिसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें बोली, जिसमें मैंने आपको बोली, देखो सेल साइकिल में मैंने बोला सेल फॉर्मेशन से लेके सेल डिवीजन तक के टाइम पीरियड को सेल साइकिल कहा जाता है, मतलब कोशिका बनने से लेके कोशिका विभाजन तक की अवधि को कहा जाता है सेल साइकिल। फिर मैंने आपको सेल साइकिल में बोला 3 तरीके की सेल साइकिल होती है, इंटरफेज, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज हम शुरू किया, इंटरफेज में मैंने बोला सबसे लंबा फेज होता है। उसके बाद मैंने क्या बोला, इंटरफेज में 3 चीजें आती है। इंटरफेज में 3 चीजें कौन कौन सी आती हैं? G1 फेज आता है, S फेज आता है और G2 फेज आता है। G1 में मैंने बोला सेल मैक्सिमम यहां पे ग्रो करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस होती है रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद बोला मैंने S फेज। S फेज में मैंने बोला डीएनए यहां पे अपनी कॉपीज बनाता है, डीएनए यहां पे खुद को मल्टीप्लाई करता है, डीएनए यहां पे खुद को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। फिर आ गया हमारा G2 फेज। G2 फेज में मैंने बोला यहां पे सेल एक्चुअली खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। सेल बोल रहा है कि मैं कंप्लीटली रेडी हूं, मैं अब बन चुका हूं, सेल फॉर्मेशन हो चुकी है, अब मेरे डिवीजन का वक्त आ चुका है। तो सेल एक्चुअली खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर G2 फेज में करता है, G2 फेज में करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, G1 S और G2 फेज क्या होते हैं। और फिर मैंने आपको यहाँ पे R पॉइंट के बारे में भी बताया, जिसको रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहा जाता है, जिसको G0 भी कहा जाता है, G0 भी कहा जाता है। G0 का मतलब होता है क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज का मतलब है ऐसी सेल जो डिवीजन के लिए तैयार नहीं है, ऐसी सेल जो डिवीजन के लिए तैयार नहीं है, वो सेल इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पे चली जाती है, ठीक है। आई होप बच्चे आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। नॉन मेडिकल वाले बच्चों डरना नहीं है, ठीक है।
अभी देखो मैंने सारी चीजें इजी ब्रीजी होके बताई है, ये चीजें देखो अब तुम बोलोगे यार इसका तुक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, आगे इसके लॉजिक आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे समझो चीजों को। जेनेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जितना तुम्हें वो था ना कि जेनेटिक्स पढ़ा उतने ही बच्चे हताश होंगे, देखना आगे हताश नहीं होना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चीजें समझ आए, बट आप लोगों को भी सहयोग देना है उसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा टर्मिनोलॉजी आ जाती है। हॉर्टिकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे थोड़ा क्रैमिंग करनी पड़ती है। अभी आपको पहले कोर्स में तो नहीं है उतना रटने वाला काम, आगे चल के आपको रटना पड़ेगा। बट जेनेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको टर्म रटनी पड़ेगी। आगे तो समझने वाला है समझने वाला पूरा पार्ट, बट तुम्हें टर्म्स रटनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। चलो अब देखो, जीवन फेज में हमने क्या बोला, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होती है, मतलब इस चरण में प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। अब देखो, इसको प्री डीएनए फेज कहा जाता है, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज कहा जाता है, डीएनए प्रतिकृति पूर्व अवस्था कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रेप्लिकेशन से पहले वाला फेज है, बिफोर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से पहले वाला स्टेज है, मतलब एस स्टेज में, मैंने क्या बोला था, एस फेज में डीएनए बनता है। तो एस फेज से पहले वाला फेज जीवन है, तो इसीलिए इसको प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज कहा जाता है, या डीएनए प्रतिकृति पूर्व अवस्था गैप 1 स्टेज को कहा जाता है, ठीक है। चलो इतनी ये सारी चीजें हम पढ़ चुके, मैं आपको बस रिवाइज करवा रही हूं। एस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। संश्लेषण अवस्था, एस फेज मतलब संश्लेषण अवस्था, इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था G2 फेज के बारे में, उसके बाद हमने बात की थी G2 फेज के बारे में, जिसमें मैंने बोला था आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यहां पे लिख लो, स्पिंडल ट्यूब फॉर्मेशन के लिए, स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस के लिए, स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस के लिए ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस स्पिंडल फाइबर के सिंथेसिस के लिए होती है, और इसको पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज कहा जाता है, डीएनए प्रतिकृति के बाद की अवस्था। अब देखो, जीवन फेज था, फिर हमने एस पढ़ा था, फिर हमने G2 पढ़ा था। अब यहां पे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, इस स्टेज पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही थी, तो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले वाला फेज, तो प्री रेप्लिकेशन का मतलब है रेप्लिकेशन से पहले वाले फेज को हमने जीवन बोला था, रेप्लिकेशन के बाद वाले फेज को हम पोस्ट रेप्लिकेशन फेज बोलेंगे, पोस्ट रेप्लिकेशन फेज बोलेंगे। तो हमने बोला 3 तरीके के फेजेस होते हैं, जीवन फेज होता है, एस फेज होता है और G2 फेज होता है। जीवन को प्री रेप्लिकेशन फेज, एस को रेप्लिकेशन फेज और G2 को पोस्ट रेप्लिकेशन फेज कहा जाता है। आई होप बच्चे आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इस चीज पे मैंने आपको बहुत टाइम लगा दिया, आधा घंटा सिर्फ मैंने तुम्हें इंटरफेज समझाने में लगाया है। आई होप आपको इंटरफेज का मतलब समझ आ गया होगा कि इंटरफेज का क्या मतलब होता है, ठीक है। पहला फेज हमारा सेल साइकिल का कंप्लीट हो चुका है, इंटरफेज। डरना नहीं है बच्चे, थोड़ा हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा डर जाते हैं। देखो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे एग्जाम्पल मेरे इंग्लिश में, जैसे मैं जो भी एग्जाम्पल देती हूँ, तुमने हॉर्टिकल्चर में भी देखा होगा, मुझे बच्चों ने भी बोला है एग्जाम्पल को भी हिंदी में बोला करो। एग्जाम्पल थोड़े मेरे ऐसे तो हिंदी में मैं देखो पूरा कोशिश करती हूँ, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे पूरा मैंने हिंदी में लिखवाया है, ठीक है। एग्जाम्पल में थोड़ा मुझे वक्त लगेगा वो हिंदी का वर्ड्स लाने में, ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो, अब आ जाता है हमारा दूसरा फेज, अब आ जाता है हमारा दूसरा फेज जो था एम फेज। जो क्या था बेटा, जो एम फेज था। अब हम माइटोसिस पढ़ने वाले हैं, हम समसूत्री विभाजन पढ़ने वाले हैं, तो एम फेज को हम माइटोटिक फेज बोलेंगे, एम फेज को माइटोटिक फेज कहा जाएगा, एम फेज को हम बच्चे माइटोटिक फेज बोलेंगे, ठीक है। ओके चलो अब हम शुरू करने वाले हैं पहले डिवीजन के प्रोसेस से, जिसको बोला जाता है माइटोसिस। सेल डिवीजन का दूसरा फेज माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस या मियोसिस। तो सबसे पहले हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना है बच्चे। आगे मियोसिस आएगा, तो मियोसिस फिर तभी समझ आएगा तुम लोगों को अगर तुम लोगों को माइटोसिस समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले जान लेते हैं
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माइटोसिस टर्म दी किसने थी। माइटोसिस टर्म को फ्लेमिंग ने दिया था। फ्लेमिंग ने 1882 में, फ्लेमिंग ने 1882 में माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन को दिया था, ठीक है। और जो माइटोसिस है वो सोमैटिक टिश्यूज में होती है। सोमैटिक टिश्यू का मतलब होता है दैहिक ऊतकों में होती है। अब दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, सोमैटिक टिश्यू होते हैं, दैहिक ऊतक होते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रजनन ऊतक, ठीक है, ओके। सोमैटिक टिश्यूज और रिप्रोडक्टिव टिश्यू, दैहिक ऊतक और प्रजनन ऊतक, दो तरीके के ऊतक होते हैं, दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। जो सोमैटिक टिश्यूज होते हैं बच्चे, सोमैटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। रिप्रोडक्शन के अलावा किसी भी जो कोई भी सेल है, कोई भी टिश्यू है, उसको कहा जाता है सोमैटिक टिश्यू। रिप्रोडक्टिव सेल्स को, जैसे रिप्रोडक्टिव सेल ह्यूमंस में क्या होता है, स्पर्म होता है, एग होता है, प्लांट्स में ओव्यूल होता है, एंथर होता है। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जो भी सेल्स, जो भी टिश्यूज बचते हैं वो आपके सोमैटिक सेल में आते हैं। और यहाँ पे हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में मैंने क्या बोला, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में ऐसे सेल्स आती हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करती है, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं, जैसे एग हो गया, जैसे स्पर्म हो गया। प्लांट्स में क्या होता है, एग होता है, प्लांट्स में आपका एंथर होता है, प्लांट्स में क्या होता है, एंथर होता है और स्टिग्मा होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। तो सोमैटिक टिश्यू में मैंने बोला कि रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जो भी टिश्यूज आते हैं वो सोमैटिक टिश्यूज में आते हैं। तो माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल में होती है या सोमैटिक टिश्यू में होती है। माइटोसिस आपने याद रखना है कि हमेशा एक सोमैटिक टिश्यू में होती है। मान लो अब हम प्लांट के विद रिस्पेक्ट टू पढ़ रहे हैं, मान लो प्लांट में जैसे ग्रोथ होती है ना बच्चे, प्लांट में ग्रोथ होती है, उसकी लीफ में ग्रोथ होती है, उसके रूट में ग्रोथ होती है, उसके शूट में ग्रोथ होती है। तो वो ग्रोथ जो हो रही है प्लांट में, वो डिवीजन की वजह से हो रही है, वो सेल डिवीजन की वजह से हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक पौधा है जिसमें उसके पार्ट ग्रो हो रहे हैं, उसका तना ग्रो हो रहा है, उसकी रूट ग्रो हो रही है, उसकी लीफ ग्रो हो रही है, तो वो किस वजह से ग्रो होती है, वो कोशिका में डिवीजन की वजह से, कोशिका विभाजन की वजह से होता है, वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। और कौन सा उसमें डिवीजन होता है, उसमें माइटोसिस होता है। अगर हम आगे मियोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, वहां पे आप पढ़ोगे कि मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, एग में होगी, स्पर्म में होगी, या प्लांट्स के केस में एंथर में होगा, ओवरी में होगा, ठीक है। तो यहां पे हम बच्चे माइटोसिस पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बोला कि माइटोसिस टर्म फ्लेमिंग ने दी थी 1882 में, और ये सोमैटिक टिश्यूज में होती है, ऐसे टिश्यू जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। रिप्रोडक्शन को छोड़ के बाकी जो रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी जो भी सेल एक प्लांट बॉडी में होती है, जैसे स्टेम सेल, तना होता है, लीफ सेल्स, पत्तियां हैं, रूट सेल्स, जड़ें हैं, ये सारी चीजों में आपका माइटोसिस होता है, ये सारी चीजों में आपका माइटोसिस होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक रूट बड़ी हो रही है, लीफ का साइज बढ़ रहा है, स्टेम का साइज बढ़ रहा है, तो उसमें डिवीजन से होता है, डिवीजन से उसका आकार बढ़ता है। और उनमें कौन सा डिवीजन होता है, उनमें माइटोटिक डिवीजन होता है। आई होप बच्चे इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो माइटोसिस में क्या होता है बेटा, मान लो एक सेल है, एक हमारे पास सोमैटिक सेल है, ठीक है, एक हमारे पास सेल है। तो ये एक सेल क्या होती है, ये एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ये एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनाती है, ये सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनाती है, ठीक है। ये है हमारी पूरी माइटोसिस। अब किस तरीके से एक सेल से दो सेल बन रहे हैं ये हमने पढ़ना है। मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, खत्म, माइटोसिस खत्म हो गया, ठीक है। एक सेल है, उस एक सेल से किस तरीके से दो सेल आगे बन रही है, उसको माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहा जाता है। मान लो ये सेल का, अब आप देखते हो कि डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ये चीज सुनी होगी आपने कि ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं, ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। क्रोमोसोम
हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये सोच लो कि अगर मान लो ये सेल डिप्लॉयड है, अब डिप्लॉयड को 2n लिखा जाता है, अगर ट्रिप्लॉयड होता तो 3n लिखा जाता, अगर टेट्राप्लॉयड होता तो उसको 4n लिखा जाता। मान लो ये सेल डिप्लॉयड है, इसकी प्लॉइडी, इसका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है, तो जो आगे ये सेल प्रोड्यूस होंगे ये भी बच्चे डिप्लॉयड होंगे, ये भी बेटा डिप्लॉयड होंगे। तो जो ये तीसरा पॉइंट ये कह रहा है, ये तीसरा पॉइंट बच्चे ये कह रहा है कि एक सेल डिवाइड होके जब दो आगे सेल बनाती हैं, जो दो आगे सेल बनती हैं वो हूबहू इस सेल की तरह होती हैं, वो हूबहू इस सेल की तरह होती हैं। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब होता है जैसी जीन इसमें होगी, जैसी जीन इसमें होगी वैसी ही जीन इसमें भी होगी और वैसी ही जीन इसमें भी होगी। जो ये सेल आगे दो सेल बना रही है, ये दोनों सेल आपस में सिमिलर होंगी और ये अपने मदर की तरह भी होंगी। ये सेल है मेन सेल, मदर सेल है, ये डॉटर सेल आगे बन रही है, ये मदर सेल है, ये इससे आगे बन रही हैं दो डॉटर सेल, ठीक है, मदर से आगे दो डॉटर सेल बन रही है। जो दो डॉटर सेल है वो भी आपस में सिमिलर होंगी और जो मदर सेल है उनकी तरह ये डॉटर सेल होंगी। आई होप बच्चे आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक मतलब एक ओवरव्यू दिया है, ये मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि माइटोसिस में क्या चीज होती है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया है कि माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस जिसको हम समसूत्री विभाजन बोल रहे हैं, माइटोसिस जिसको हम समसूत्री विभाजन बोल रहे हैं, उसमें मैंने आपको बोला कि माइटोसिस जो टर्म थी वो सबसे पहले फ्लेमिंग ने दी थी 1882 में। फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1882 में माइटोसिस टर्म दी थी और माइटोसिस टर्म सोमैटिक टिश्यूज में होती है, सोमैटिक टिश्यूज में माइटोसिस होती है। सोमैटिक टिश्यूज मतलब ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन ना कर रही हो, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जो भी सेल एक प्लांट की बॉडी में है या एनिमल की बॉडी में है उनमें माइटोसिस होता है। और माइटोसिस के थ्रू दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनती हैं। ये दोनों सेल जो बनती हैं वो हूबहू एक दूसरे की जैसे होती हैं। अब हिंदी में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो माइटोसिस है बच्चे, इसका प्रयोग सबसे पहले फ्लेमिंग ने किया था, 1882 में किया था, ठीक है। यह प्रतिक्रिया दैहिक ऊतकों में होती है। सोमैटिक टिश्यू में माइटोसिस होती है, सोमैटिक टिश्यूज में माइटोसिस होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दैहिक ऊतकों में ये माइटोसिस होती है। तीसरी बात, इसके परिणाम स्वरूप दो आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाएं बनती है। दो आनुवंशिक मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनती है। मतलब जब माइटोसिस होती है उसका जो परिणाम होता है, उसकी परिणाम क्या रहता है, दो आनुवंशिक रूप में समान कोशिकाएं बनती है जिनकी जीन्स सेम होती है, जिनमें डीएनए सेम होता है, जो जेनेटिकली सिमिलर होती हैं। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती हैं जो कि जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब आ जाते हैं आपके फेजेस। अब बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस, बात कर लेते हैं माइटोसिस के फेजेस के बारे में। माइटोसिस में बच्चे 4 फेजेस होते हैं, हम आगे फेजेस ही पढ़ रहे हैं। सेल साइकिल में मैंने 3 फेज बोले, इंटरफेज बोला, एम फेज बोला और साइटोकाइनेसिस बोला। फिर मैंने इंटरफेज पढ़ाया, इंटरफेज में मैंने आपको 3 फेजेस पढ़ाए, G1 फेज पढ़ाया, S फेज पढ़ाया और G2 फेज पढ़ाया। अब हम एम माइटोटिक फेज पढ़ रहे हैं। माइटोटिक में भी हम 4 फेजेस पढ़ रहे हैं, एक प्रोफेज होता है, एक मेटाफेज होता है और एक होता है एनाफेज और एक होता है टीलोफेज। इसको सीक्वेंस में याद रखना है। पी मैट से आप लोग याद रख सकते हो, पी मैट, पी का मतलब होता है प्रोफेज, एम का मतलब होता है मेटाफेज, ए का मतलब होता है एनाफेज और टी का मतलब होता है बेटा टीलोफेज। पी मैट का मतलब होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 1 बाय 1 हम सारे फेजेस को पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हम सारे फेजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलो अब देखो सबसे पहले आ जाता है बेटा प्रोफेज, सबसे पहले आ जाता है बच्चे प्रोफेज। अब देखो प्रोफेज का क्या मतलब होता है, रुक जाओ, अब देखो प्रोफेज का क्या मतलब होता है। प्रोफेज का मतलब देखो क्या होता है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था मैंने आपको बेसिक जब सेल का स्ट्रक्चर बताया था, मैंने बोला था सेल इस तरीके से होता है,
सेल इस तरीके से होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये बोला था हमने सेल वॉल होगा, ठीक है। ये मैंने बोला था कि न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस में मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियस में मैंने बोला था अंदर क्रोमैटिन्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गई क्रोमैटिन्स। अगर जो बच्चे पहली क्लास अगर आप ये लगा रहे हो, बेटा मैं ये बेसिक चीजें बता चुकी हूँ पहली क्लास में, तो पहली क्लास पहले लगानी है। मैं जो भी चीजें बताती हूँ वो रिलेटेड होती है। पहली क्लास दूसरी क्लास अभी लगी है, तो दूसरी क्लास पहली क्लास से रिलेटेड है, तो आपको लिंक करके पढ़ना है चीजें, ठीक है। चलो, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमैटिन हो गया, सेल वॉल हो गया। अब न्यूक्लियस भी था बीच में, ठीक है। न्यूक्लियोलस हो गया ये रेड वाला पोर्शन, ठीक है। न्यूक्लियोलस हो गया ये लाल वाला पोर्शन। और एक और चीज आपने यहां पे याद रखनी है बेटा, एक और चीज आपने याद रखनी है, सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये मैंने बोला था आपको सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन मैंने बनाई नहीं है। फिर मैंने बोला था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन्स होती है और इसके अंदर ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है। जो आपका साइटोप्लाज्म होता है इस तरीके से होता था साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो आपका लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलीज होता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी और सेल, जो नॉन मैड वाले बच्चे जिनको नहीं पता होगा, मैड वालों को तो पता होगा, मतलब इसमें कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो उनको ऑर्गेनेली कहा जाता है। तो यहां पे आप लोगों को एक ऑर्गेनेली याद रखनी है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है, दैट इज योर सेंट्रियोल, दैट इज योर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बेसिक सेल का स्ट्रक्चर ये होता है, एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। अब प्रोफेज के बारे में हम बात करेंगे। प्रोफेज में सबसे पहले चीज क्या हो रही है, देखो, अपीयरेंस ऑफ डेफिनेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या बोला था, जो इस तरीके से धागे के आकार के स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्रोमैटिन कहा जाता है, उसको क्रोमैटिन कहा जाता है। तो यहां पे क्या होगा, ये होगा अर्ली प्रोफेज, ये होगा तुम्हारा अर्ली प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज का मतलब होता है हर फेज में अर्ली और लेट होता है। अर्ली का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में फेज में क्या हो रहा है, लेट का मतलब है कि उस फेज के एंड में जाके क्या चीजें हो रही है, उस फेज के एंड में जाके क्या चीज हो रही है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, तो जो आपको क्रोमोसोम है वो आपको इस तरीके से धागे के आकार में मिलेंगे। ये हमारे पास एक सेल ऑलरेडी है बच्चे, ये ऑलरेडी हमारे पास एक सेल है। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली हमें क्रोमोसोम इस तरीके से धागे के आकार में दिखते हैं जिसको क्रोमैटिन कहा जाता है। पर लेट प्रोफेज के टाइम पे जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो फेज आगे अपना टाइम लेता है, वैसे वैसे क्या होगा, वो धागे की तरह संरचनाएं, जो धागे की तरह स्ट्रक्चर है, वो एक डेफिनेट शेप अज्यूम कर लेती हैं क्रोमोसोम की। वो इस तरीके से शेप अज्यूम कर लेंगी क्रोमोसोम की। तो इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम में कंडेंसेशन होने लग जाती है, क्रोमोसोम थिक होने लग जाते हैं। क्रोमोसोम नहीं, जो क्रोमैटिन है वो थिक होके क्रोमोसोम बनाती है। इसके लिए 3 टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं कि जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमैटिन है, उसकी कॉइलिंग हो जाती है, उसमें थिकनिंग हो जाती है, या उसमें कंडेंस होके ये शेप अज्यूम कर लेते हैं। याद करो, जब मैंने आपको क्रोमैटिन बताया था तो मैंने बोला था ये क्रोमैटिन सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनाते हैं। अब सेल डिवीजन हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है, सेल डिवीजन का हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है। तो सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, पहले जो क्रोमोसोम थे वो इस तरीके से धागे के संरचनाओं में थे, धागे के स्ट्रक्चर में थे, जिसको हमने क्रोमैटिन बोला था। वो अर्ली प्रोफेज की बात है, ये प्रोफेज के स्टार्टिंग की बात है। जैसे जैसे प्रोफेज और आगे बढ़ता जाएगा, ये धागे के आकार के स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रोमोसोम की शेप अटेन कर लेंगे। तो हम बोलेंगे जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होके, क्रोमैटिन कंडेंस होके या थिक होके या कॉइल करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं, क्रोमोसोम बनाती हैं। आपने सबसे पहला पॉइंट प्रोफेज में बच्चे ये याद रखना है कि जो क्रोमैटिन है उनमें कंडेंसेशन होने लग जाता है, वो थिक होना शुरू हो जाती हैं, वो कॉइल करना शुरू हो जाती हैं, थिक होके कॉइल करके वो ये वाली शेप अटेन कर लेती हैं, वो क्रोमोसोम की शेप अटेन कर लेती हैं। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो,
अब देखो, मैंने नॉर्मली सेल में बोला था कि न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होती है बाहर से और एक आपका न्यूक्लियोलस होता है। प्रोफेज के केस में दूसरा पॉइंट बेटा ये आ जाता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डैश 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 की फॉर्म में दिख रहा है। ये डैश डैश का मतलब है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में मैंने बोला था ना कि डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाती है, वो मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाती है। जो न्यूक्लियोलस था, जो ये रेड कलर का न्यूक्लियोलस था, वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है या कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। अब आप बोलोगे ये सारी चीजें क्यों पढ़ा रहे हो? ये मैं डिवीजन पढ़ा रही हूँ, ये मैं आप लोगों को डिवीजन के स्टेप्स बता रही हूँ, एक सेल किस तरीके से डिवाइड करता है। मैं तुम लोगों को एंड में एक बार फिर से ओवरव्यू दे दूंगी, तुम्हें और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बेटा हम प्रोफेज के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइम हो गया यार ऑलरेडी तुम्हारा, आज प्रोफेज तक ही पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, तो आज हम प्रोफेज के बारे में, तो मैं तुम लोगों को प्रोफेज के बारे में पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि जो क्रोमोसोम है, इस स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। जो क्रोमैटिन है वो थिक होके कॉइलिंग हो जाती है उसमें और क्रोमोसोम की शेप अटेन कर लेती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखो डैश 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 लगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी गायब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या क्या चीजें एक सेल में होती हैं? एक तो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते। देखो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस को नाभिक कहा जाता है। ठीक है, नाभिक में स्पष्ट धागेनुमा संरचनाएं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाती है। वो तो ऑलरेडी एक सेल में होता था, वो तो ऑलरेडी धागे की तरह दिखते थे। ये अर्ली प्रोफेज की बात हो रही है। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो है वो संकुचित होकर मोटे और छोटे हो जाते हैं। जो क्रोमैटिन होती है बच्चे, वो मोटी हो जाती है, वो थिक हो जाती है, वो संकुचित हो जाती है, मतलब कंडेंस होके वो क्रोमोसोम की शेप एक्वायर कर लेती है। और नाभीय झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस लुप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल डिवीजन माइटोसिस में प्रोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आप बोलोगे कि जो आपका क्रोमोसोम है वो संकुचित होके मोटे आकार का हो जाता है। दूसरा आप बोलोगे कि जो आपकी नाभीय झिल्ली है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। आज बच्चे इतना ही हो पाएगा, 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, अभी बहुत लंबा है ये। अब देखो, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा, मतलब मैंने ऐसी कोशिश की है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत बार रिपीट भी किया है, पर मुझे ऐसा लगता है नॉन मेड वालों बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो बेटा बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो वीडियो को। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, कंप्लीट अभी अगली क्लास में होगा माइटोसिस, तो तब जाके आपको ये कंप्लीट समझ आएगा। तो जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ओके, आई होप बच्चे आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। आज मैंने आपको सिर्फ सेल साइकिल के बारे में बताया कि सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। मैंने उसमें आपको इंटरफेज बताया, मैंने आपको एम फेज बताया, मैंने आपको साइटोकाइनेसिस बताई। फिर हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ा कि उसमें 3 तरीके के फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये बात भी हमने कर ली। फिर हम माइटोटिक फेज की बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रोफेज के बारे में पढ़ा कि प्रोफेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के जेनेटिक्स पढ़नी है, क्योंकि जेनेटिक्स में बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं, समझने वाला पार्ट है बट टर्मिनोलॉजीज बहुत आ जाती है। ठीक है, तो ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वीडियो आप देख रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस चैनल में आप अपनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भी चीजें हम क्लास में पढ़ते हैं वो आपको इस चैनल पे नोट्स मिल जाते हैं, इस चैनल में आपको वो नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके साथ साथ ही अगर आपको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, अपनी सजेशन बताना जेनेटिक्स में, मुझे अपनी सजेशन बताना। मुझे पता है बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम
थोड़ी दिक्कत आ रही है समझ आने में, बट आएगा धीरे धीरे, अभी बेस बनने दो, क्योंकि नई चीजें हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई चीजें होंगी। मेडिकल वाले बोलेंगे मैम कितनी बार रिपीट कर दिया, हमें आ गया है समझ, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ी है ये सारी चीजें, ठीक है। पर नॉन मेड वालों को मैं खुद बोल रही हूँ कि थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो तुमने बार बार चीजें देखनी है, बार बार चीजें देखनी है बच्चे, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। धीरे धीरे हम कंप्लीट पढ़ेंगे, अभी 1-2 क्लासों में वो नहीं, मुंह लटका के बैठना नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स ये वो सो अच्छा सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में 11 बजे, ठीक है। 11 बजे अगली क्लास में मिलते हैं। तो क्लासेस रेगुलर लगानी है बच्चे, रेगुलर लगानी है, अपने सजेशंस कमेंट में बताने हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक जरूर करना है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना है, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।